कैसे भी इसको पहले ठीक करो, क्योंकि ये ठीक नहीं है और आप ऊपर से उसको रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। मजाक थोड़ी है, घुटना है। तो ब्रेन तो कंफ्यूज हो गया ना, ये जो आपका ब्रेन है ये तो कंफ्यूज हो गया कि भाई इसके अंदर कोई टूट फूट हुई भी है कि नहीं। ना इसके अंदर ब्लड सप्लाई है, पावर है आपके पास, तो आप कुछ भी उठा लोगे, जितना चाहो आप वजन उठा लोगे, लेकिन अगर शरीर में पावर नहीं है तो 10 किलो उठाना भी मुमकिन नहीं है। ये यहां से आपकी सारी कहानी चेंज होने वाली है। यहां से आपकी जो थिंकिंग है उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा कि कार्टिलेज जो है वो एक्चुअल में डैमेज क्यों होता है, क्या क्या इसके पीछे लॉजिक होते हैं, क्या क्या लॉजिक हमें दिए जाते हैं, और प्लस क्या क्या एक्चुअल में हो सकते हैं। इसी की वजह से जब ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से फिर ये जॉइंट आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और ये घसना शुरू हो जाते हैं आपस में। नमस्कार, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। वैसे भी सर्दी का टाइम चल रहा है तो कोई रजाई के अंदर और कोई कंबल के अंदर दुबक कर बैठा होगा। आज हम बात करेंगे नी पेन सीरीज के एपिसोड नंबर 19 की। आज हम बात करने वाले हैं नी पेन के अंदर एक ऐसी कंडीशन की जो मोस्ट कॉमन है। लोगों को अक्सर सुबह सुबह उठते घुटनों के अंदर स्टिफनेस होती है, दर्द होती है, चलने में तकलीफ है जी, घुटना पूरा मुड़ता नहीं है, सीढ़ियां नहीं हम चढ़ पाते हैं, नीचे तो हम बैठ ही नहीं सकते, और अगर बात करें उठकर बैठने की तो उसके अंदर भी दर्द है। पहले क्या होता था कि घुटनों का जो दर्द होता था ना वो एक एज फैक्टर होता था। मान लीजिए किसी का घुटने का दर्द है तो हम बोल देते थे उसको कि भाई अब उम्र हो गई है, अब तो आप बुजुर्ग हो गए हो, तो इस वजह से शायद आपका जो घुटनों का दर्द आ रहा है। लेकिन आजकल देखा जाए 40 से 45 साल की जो एज है उसके अंदर भी है। अभी तो ऐसा हो गया कि 30 से 35 साल की उम्र के अंदर भी घुटनों के अंदर दर्द आ जाता है। फिर हम जाते हैं जी डॉक्टर के पास। डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हम उसको लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर से ये दोबारा आ जाता है। फिर हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ट्राई करते हैं, वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ टाइम ठीक रहता है, फिर वापस आ जाता है। फिर हम कुछ करते हैं जी, आपका कुछ और फैक्टर है जी, वेट बढ़ गया है जी, ये हो गया वो हो गया, तो हम डाइट को ट्राई करते हैं, कुछ देर उससे भी अच्छा फर्क पड़ता है, लेकिन फिर से हो जाता है। एक्चुअल में ये कहानी क्या है? ये क्या है कि जो आपका जो कार्टिलेज है, जिसे हम बोलते हैं कि आपका ग्रीस खत्म हो गया, कि ये ग्रीस है क्या चीज, क्या ये खत्म हो सकता है? क्या क्या इसकी घुटने के अंदर इंपॉर्टेंस रहती है, किस चीज से बना है ये, क्या इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन से कितना संभव है, एक्सरसाइज से कितना संभव है, और जो आपका डाइट है उससे कितना संभव है। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन वो जो भी आपका जजमेंट होगी वो आपकी होगी कि आप किस तरफ जाना चाहोगे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आज एक्चुअल में कार्टिलेज का क्या काम होता है, कैसे कैसे ये घसावट के अंदर आता है, और कौन कौन से कारणों से इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, और किन किन चीजों से आप इसको ठीक कर सकते हो। तो बेसिकली एक ओवरव्यू होने वाला है हमारा आज का वीडियो। सो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत सिंह है। आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग से। पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं, मेडिसिन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बीइंग अ ह्यूमन मेरे को कुछ ऐसी चीजें थी, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो थी हमारी घुटनों के दर्द के बारे में, और जो हमारी होने वाली थी कार्टिलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नी जॉइंट। ठीक है जी, ये आपका हो गया नी जॉइंट। अब नी जॉइंट के अंदर हम बोल देते हैं, या हम बोल दें, या लोग बोल देते हैं, बुजुर्ग बोल देते हैं कि आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। अब घुटनों के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर से समझेंगे। अब मैं इसके अंदर आपको एक चीज बता दूं कि जिसको ये जानना है कि घुटनों का दर्द क्यों होता है, ये घसावट क्यों होती है, और जिसके पास थोड़ा सा सब्र है वो बैठ सकता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और जिसको लगता है कि मुझे बस इंस्टेंट कुछ चाहिए, तो भाई ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको देख सकते हैं। नी जॉइंट बेसिकली
दो हड्डियों से मिलके बना है। बेसिकली मेनली मैं दो ही हड्डियां मानता हूँ, बाकी भी हैं इसके अंदर दो हड्डियां और, लेकिन जो घुटनों की घसावट वाली है वो सिर्फ दो हड्डियां। उसके अंदर एक ऊपर होती है हमारी फीमर, ये हमारी फीमर हो गई, नीचे हमारी हो गई ये टिबिया। अब यहां से एक हड्डी और निकल जाती है, ये फिबुला है, मतलब जो गिट्टे की हड्डी जिसे आप बोल सकते हो, और आगे यहां पर एक चपनी आ जाती है। यहां तक एक घुटने की स्ट्रक्चर है, चार चीजें। अब यहां पे कुछ ऐसी चीज होती है जिसे हम बोल देते हैं कि ग्रीस है ये घुटनों के अंदर। अब ये खत्म हो गया, घुटने जुड़ गए हैं, दर्द हो रहा है, अब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको तरह तरह के फिजियोथेरेपी के द्वारा आपको ये मशीनें लगाएंगे हम, अब ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक्चुअल में ये ग्रीस क्या है? देखिए, कोई भी जॉइंट है, एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट से जोड़ने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, वो लाजमी है। हमारा शरीर बना है, वो बना है हड्डियों और मांसपेशियों से। अब ये दो हड्डियां हैं, इसको मांसपेशियां जोड़ती हैं, नो डाउट। लेकिन एक तीसरा कनेक्शन ऐसा होता है जो एक जॉइंट और दूसरे जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है। यानी कि आपके घुटनों या हड्डियों, कोई भी हड्डी है, चाहे मेरी ये हड्डी भी है, चाहे मेरी शोल्डर की हड्डी है, चाहे मेरी हिप की हड्डी है, चाहे पैर की हड्डी है, इनको आपस में रगड़ खाने से एक चीज रोकती है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कार्टिलेज। बड़े जॉइंट के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। सेम उसी तरीके से घुटने के अंदर एक कार्टिलेज मौजूद होता है। इस कार्टिलेज के अंदर जब प्रॉब्लम आती है तब हम बोलते हैं कि भैया आपका घुटना घस गया है। अब समझने वाली बात है ये है कि ये जो कार्टिलेज है ये क्या चीज है, किस चीज से बना है, क्या इसकी अगर टूट फूट हो रही है तो क्या संभव है कि इसकी रिपेयरिंग भी हो सकती है या नहीं। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे कैसे ये चीजें संभव है और कैसे कैसे ये चीजें संभव नहीं है। सो कार्टिलेज, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है जी, कार्टिलेज जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। रबर दो तीन तरीके की होती है, एक आप मान के चलो एक पतला सा थ्रेड है, कोई रबर बैंड है, एक वो रबर होगी, एक जो हम यूज करते हैं अक्सर किसी चीज को मिटाने के लिए, पेंसिल से जो लिखावट होती है उसको मिटाने के लिए, वो रबर होती है। तो एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस रबर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अब वो थोड़े फ्लेक्सिबल है। तो देखो क्या होता है कि अगर तो कोई हार्ड चीज है तो उसको, कोई भी स्टिक है मान लीजिए, कोई छड़ी है, उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है जी, प्रेशर तोड़ सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि एक रबर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको तो हम घुमा के जिस मर्जी तरीके से तोड़ दें, उसके अंदर तो हमें कांस्टेंट प्रेशर लगाना पड़ेगा, वो टूटे ना टूटे डिफरेंट बात है। जैसे हड्डी है, अब हड्डी एक स्ट्रांग बोन है, ये इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, लेकिन वो तो एक रबर लाइक स्ट्रक्चर है, बार बार वो दब रही है इसके अंदर। तो बार बार दबने की वजह से वो रबर लाइक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से टियर हो जाती है, टूट जाती है। या मैं ये बोल सकता हूं कि उस कार्टिलेज के अंदर छोटे छोटे जो घसावट के कारण छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, अब ये जो कार्टिलेज होता है ये बहुत ही ज्यादा एक डेंस थिक आप मान सकते हो, एक थिक रबड़ जो मैंने आपको बोला, जो हम अक्सर यूज करते हैं किसी पेंसिल की लिखावट को मिटाने के लिए, उससे थोड़ा सा आप लेस मान सकते हो, इतना थिक होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि जेली लाइक चीज है। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, यहाँ पे एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है जी, ये साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि इसके अंदर कुशनिंग को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, कुशनिंग को प्रोवाइड कर सके, प्लस आपके जॉइंट को लुब्रिकेट कर सके, ताकि आपका जॉइंट फ्री में मूवमेंट कर सके। ठीक है जी, अब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या है? ना तो इसको ब्लड सप्लाई है, ना इसको किसी नर्व की सप्लाई है। ठीक है जी, ना तो इसको खून की कोई सप्लाई होती है, ना इसको कोई नर्व की सप्लाई आती है।
अब बात ये है कि भाई अगर इसकी घसावट होगी तो हमें दर्द क्यों होता है? क्योंकि दर्द तो तभी होगा ना अगर मेरे को किसी मच्छर ने काटा यहाँ पे, और मेरे यहाँ पे एक नर्व है, उस नर्व ने मेरे ब्रेन को बताया कि भाई यहाँ पे मच्छर ने काटा तो अपना हाथ ला के यहाँ पे मार, इसको मार, मच्छर को खत्म करो। वो क्या हुआ, वो एक नर्व का रिस्पॉन्स हो गया। नर्व, सारी जगह पे नर्व काम करती है। आपने कहीं जाना है, आपके दिमाग के अंदर डायरेक्शन है, ब्रेन आपको बताएगा और ब्रेन आपकी टांगों के अंदर नर्व को इंपल्स भेजेगा कि भाई इस तरफ इस तरीके से चलो। लेकिन इसके अंदर नर्व सप्लाई भी नहीं है, तो दिमाग को तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर कोई टूट फूट हुई है। तो ब्रेन तो कंफ्यूज हो गया ना, ये जो आपका ब्रेन है ये तो कंफ्यूज हो गया कि भाई इसके अंदर कोई टूट फूट हुई भी है कि नहीं। ना इसके अंदर ब्लड सप्लाई है। इसकी वजह से अगर इसके अंदर कोई भी टीयर होता है, कोई भी इसके अंदर जो टीयर होता है, रप्चर होता है, उसकी हीलिंग हो जाती है स्लो। एक चीज आप याद रखिएगा, जहां पर खून की सप्लाई अच्छी होगी, अच्छी खासी होगी, ज्यादा होगी, वहां पर हीलिंग हमेशा तेज होती है, यानी कि उसकी रिपेयरिंग बहुत तेज होती है। सेम लाइक अगर आप खेती करते हो, अगर आपके पास पानी अच्छा है, जमीन अच्छी है, तो खेती अच्छी होगी। लेकिन अगर भाई जमीन ठीक है, पानी नहीं है, तो खेती नहीं पहुंच सकती, यानी कि जल ही जीवन है। तो उसी तरीके इसके लिए खून ही जीवन है। तो ब्लड सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, इसको जो खाना मिलता है, वो मिलता है इससे, साइनोवियल फ्लूइड से। उसके अंदर जब इसको मूवमेंट मिलती है, प्रॉपर एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, तो साइनोवियल फ्लूइड के मिलने से इसके अंदर इसको न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर इसके अंदर टीयर होगा, ना तो आपके दिमाग को पता चलेगा कि इसके अंदर कोई टीयर हुआ है, ना ही ये जल्दी हील होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर खून की सप्लाई तो है नहीं। अब बात करते हैं कि हमें जो पेन आता है या फिर हमें जो स्टिफनेस आती है, ठीक है, वो क्यों आती है? अब देखो, ये एक डिस्क है, डिस्क नुमा एक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज। अगर इसके अंदर घसावट होगी तो एक बात तो कॉमन है कि ये दोनों जॉइंट आपस में आएंगे, ये दोनों करीब आने वाले हैं, ठीक है जी। अब अगर ये करीब आएंगे तो ये जो चपनी है इसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि देखो हर एक चीज की अपनी एक पोजीशन होती है। घर की 4 दीवारें हैं, एक दीवार के अंदर अगर दरार आएगी तो बाकी 3 दीवारें भी तंग होंगी, उसके अंदर भी कोई ना कोई टेढ़ी मेढ़ेपन आने वाला है। उसी तरीके से जब ये दोनों नजदीक आते हैं तो थर्ड इसके अंदर भी थोड़ा चेंजेस आएगा। तो ये चेंजेस आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, जो आपको सप्लाई करती हैं ऊपर से, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, इनके अंदर इरिटेशन कर देता है, इनके अंदर वियर एंड टियर कर देता है। तो एक्चुअल में जो स्वेलिंग और स्टिफनेस होती है वो इसकी वजह से नहीं आती, बल्कि इसकी कमी की वजह से, जो बाकी स्ट्रक्चर के अंदर वियर एंड टियर हो रहा है उसकी वजह से आपको आती है स्वेलिंग और स्टिफनेस। इसी की वजह से जब ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से फिर ये जॉइंट आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और ये घसना शुरू हो जाते हैं आपस में, ठीक है जी। ये घसना शुरू हो जाते हैं आपस में, और घसते घसते ये आपको पेन देते हैं, और हड्डी का पेन तो तीखा होता है, तो आपको पेन भी आता है और स्टिफनेस भी आता है। अब हम बात कर लेते हैं इस कार्टिलेज की कि भाई ये कार्टिलेज है क्या चीज, क्या ये इतना आसान है घसना, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें इस कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज जो होता है रबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो आपने जान लिया, ठीक है जी, कि रबर होता है, ठीक है, ये तो आपने जान लिया कि ये एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली 3 तरीके के कार्टिलेज है। सबसे पहला होता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज, ये भी फ्लेक्सिबल होता है, कुछ एक्स्ट्रा ही फ्लेक्सिबल होता है। ये कहां पाया जाता है, आपकी नाक के ये जो फ्रंट वाली, ये जो है आपका फ्रंट है जो अब इजी मूवेबल है, इसके अंदर ये हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। आपकी जो रिब्स होती हैं, छाती की जो हड्डियां, इसके अंदर जो कार्टिलेज होता है ये भी हाइलिन होता है। आपका जो इनर जो ब्रीदिंग का
पैटर्न है, जो पाइप है उसको होल्ड करने के लिए अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वो भी हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। इट मींस कि एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल है, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है जी, फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज नाम बता रहा है फाइबर है, इससे थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है जी, ये जो कार्टिलेज होते हैं ये मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज बने होते हैं हमारे कोलेजन फाइबर से। ये बने होते हैं कोलेजन फाइबर से। अब ये कोलेजन फाइबर क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो काफी ज्यादा होता है इन फाइबर्स के अंदर। कोलेजन फाइबर्स के अंदर प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से एक ये डेंसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। नंबर 2 पे ये जो कार्टिलेज होते हैं ये बने होते हैं कॉन्ड्रोसाइट से। ये जो कार्टिलेज हैं ये पाए जाते हैं आपकी बड़ी हड्डियों के अंदर, यानी कि आपके घुटने के अंदर, आपकी हिप के अंदर, आपके शोल्डर के अंदर, आपके एंकल के अंदर। ये कार्टिलेज होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज जो इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या होता है, 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। ये कार्टिलेज एक लेयर बनाते हैं इस तरीके से जॉइंट के चारों तरफ, दोनों जॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से इसने ये बना दी लेयर। इसके बीच में एक लेयर ये और क्रिएट करते हैं और यहां पर होता है फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो वियर एंड टियर जो है पहले ये साइनोवियल फ्लूइड को खत्म करता है, उसके बाद ये जो इसकी कवरिंग है इसको खत्म कर देता है, फिर आती है हड्डी आपस में जो टकराव खाती है। ये एक इसका पैथोफिजियोलॉजी है जिसके कारण ये आपको प्रॉब्लम आती है। नंबर 3 पे होता है हमारा इलास्टिन कार्टिलेज। ठीक है जी, इसका नाम ही बता रहा है कि भाई ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इलास्टिन है। इसके अंदर जो ये कोलेजन फाइबर होता है ये कम होता है। अगर कोलेजन फाइबर कम होगा इट मीन प्रोटीन कम होगा। अगर प्रोटीन कम होगा, प्रोटीन फाइबर कम होंगे, तो इसके अंदर इलास्टिन फाइबर ज्यादा होते हैं, फाइबर ज्यादा होते हैं। इलास्टिन फाइबर ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और ये पाए जाते हैं हमारे कानों के अंदर। ठीक है जी, ये भी इनर विस्रा के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जहां जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो मोटी मोटी के अंदर हम बात कर लेते हैं कि जो आपके कान होते हैं हाइपर फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इलास्टिन फाइबर की वजह से होते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई ये क्या चीज थे और किस चीज से बने हुए हैं। अब बात करते हैं ये डैमेज कैसे हो सकते हैं, कैसे आपका जो एक कार्टिलेज है वो डैमेज होता है। और ये यहां से आपकी सारी कहानी चेंज होने वाली है। यहां से आपकी जो थिंकिंग है उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा कि कार्टिलेज जो है वो एक्चुअल में डैमेज क्यों होता है, क्या क्या इसके पीछे लॉजिक होते हैं, क्या क्या लॉजिक हमें दिए जाते हैं और प्लस क्या क्या एक्चुअल में हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका हड्डी चपनी। अब सबसे पहला जो लॉजिक होता है वो होता है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब क्या होता है, टूट फूट। ठीक है, अब वियर एंड टियर क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है ओवर यूज की वजह से। अब मान लीजिए कोई प्लेयर है, ज्यादा खेलता है, ज्यादा रनिंग करता है। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब आप नॉर्मल चलते हो तो आपका जो आप जितना प्रेशर धरती के ऊपर डालते हो उतना ही, या लगभग उससे डबल जो प्रेशर होता है वो धरती आपके ऊपर वापस डालती है। इसे हम बोलते हैं बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होती है, जीआरएफ बोलते हैं इसको। तो धरती उतना ही ऊपर, अगर आप चलोगे थोड़ा स्पीड में चलोगे तो उसके अंदर जो ये आपका जीआरएफ है ये बढ़ जाएगा। अगर आप दौड़ और तेज दौड़ोगे, आप स्प्लिंट लगा रहे हो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ये हाई हो जाता है। यानी कि उतना ही ज्यादा आपका, जितना ज्यादा आप जोर से प्रेशर पुट करोगे उतना ही ज्यादा वो आपका प्रेशर वापस आएगा, जीआरएफ बढ़ता रहता है। अब क्या है कि अगर कोई एथलीट है, ज्यादा रनर अप करता है, रनिंग वगैरह ज्यादा करता है, तो उसके अंदर ये ओवर यूज की वजह से हो जाते हैं। एक तो हो गया ये आपका ओवर यूज, दूसरा हो गया कोई ट्रॉमा। अब ट्रॉमा क्या है
कहीं गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, चलते चलते पैर स्लिप हो गया, एकदम से लेग आगे निकल गई, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से कोई दिक्कत आ गई, तो ट्रॉमा भी एक इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो कारण बन जाता है। तीसरा आता है हमारा ओवरवेट। अब ओवरवेट क्या है? ओवरवेट आपको अक्सर ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि आपके घुटने का जो है ये घसावट का कारण है जी ओवरवेट, आपका वजन ज्यादा है, इस वजह से आपका घुटना जल्दी घसता है। ठीक है, सो ओवरवेट की वजह से डेफिनेट बात है प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, आपका कार्टिलेज जल्दी डैमेज होता है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, इसके आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जहां पे आपको समझ में आएगा कि ये अकेला कारण नहीं है, इसके पीछे भी एक और लॉजिक होता है। ये हो गया आपका ओवरवेट। उसके बाद आपका आता है अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाए, ये है 2 नंबर का, ये है वियर एंड टियर का, 2 नंबर का है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने अब शुरू में आपको एक चीज बताई थी, घुटना जब आपका चलता है, मूव होता है, उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके कार्टिलेज को। सो अगर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, आपकी सिटिंग जॉब ज्यादा है, आप लगभग 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बैठ के काम करते हो, चलना सिर्फ इतना है कि यहां से गाड़ी तक, गाड़ी से घर पे, वहां से बाथरूम, बाथरूम से डाइनिंग टेबल, खाना खाया, सोए, वॉशरूम गए, ऑफिस में जाके 12 घंटे फिर बैठना हुआ, तो वहां पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कमजोर, आपकी मांसपेशियां हो जाती हैं टाइट, जिसकी वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो हो जाती है कम। अब हम बोल देते हैं कि हम तो चलते तो हैं, हम चलना अलग बात होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का एक अलग फैक्टर होता है। अगर आप कोई बंदा 10 से 12 घंटे की अगर जॉब करता है, अगर आप उसको बोलोगे कि ना नीचे झुक के दिखाओ, आप देख पाओगे कि उसके जो हाथ है वो बड़ी मुश्किल से घुटने से नीचे नहीं जा पाते, उसकी पीछे वाली मसल्स बड़ी टाइट है। व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि भाई उसकी मसल्स टाइट हो चुकी हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है। जब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी तो इसके अंदर मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम होने की वजह से इसके अंदर जो इसका न्यूट्रिशन है वो उसको नहीं मिल पाएगा, तो ये खुद से ही अपने आप को खत्म कर लेगा। खेती को अगर पानी नहीं दोगे तो खेती खत्म हो जाएगी। सेम इसी तरीके से इसको अगर आप मोबिलिटी नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक चीज हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है एक चीज कि भाई एज हो गई है तीसरे नंबर पे। ये भी फैक्टर गलत नहीं है, ये भी सही है। उम्र जब ज्यादा हो जाती है, बॉडी श्रिंक करने लग जाती है, आप देखोगे आपकी स्किन के अंदर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी मांसपेशियां जो पहले आप हट्टे कट्टे दिखते थे, अब आप थोड़ा स्लिम दिख रहे हो, या फिर आप काफी ज्यादा मोटे ताजे हो अभी भी, लेकिन शरीर के अंदर जान नहीं रही है। तो क्या होता है बॉडी के अंदर, आपका ना जो प्रोटीन लेवल है ये कम हो जाता है, पावर आपकी कम हो जाती है, वाटर कंटेंट आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कार्टिलेज है वो जल्दी डैमेज हो जाता है। तो एक एज आपका फैक्टर है। 4 नंबर पे आता है आपका वाटर। शरीर 65 से 70% पानी से बना है, लेकिन कार्टिलेज जो होते हैं ये बने होते हैं लगभग 85 से 95% वाटर से, और इसके अंदर जो लुब्रिकेशन है वो तो 100% एक मान के चलो, या 99% वो वाटर ही है। सो अगर आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो पानी ने एक चीज का ध्यान रखिएगा, पानी ने आपके दिमाग के अंदर जो फ्लूइड है CSF उसको भी प्रोटेक्ट करना है, आपके जो खून आपके शरीर के अंदर होता है 5-6 लीटर उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो दूसरा यूरिन है, यूरिन के थ्रू आपके वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालना है, आपके स्टूल के थ्रू जो आप टॉयलेट जाते हो तो आपको पॉटी भी सूखी नहीं आती है, वो भी गीली आती है, तो वो भी एक चीज है। जुबान के अंदर आपका जो ये रस बनता है, सलाइवा बोलते हैं, ये भी इसको बनाना है। आंखों की पुतलियों को भी चाहिए, और दिन के अंदर हम पी रहे हैं 2 से 3 गिलास, तो भैया कैसे काम चलेगा?
मांसपेशी 70 से 80% पानी से बनी है, उसको भी चाहिए, खून को भी चाहिए, 3 गिलास में कहां से पूरा कर देंगे हम। तो एक मोस्ट कॉमन कारण ये भी होता है कि जब पानी की कमी शरीर में हो जाती है तो एक स्पेसिफिक पार्ट को पानी देने के चक्कर में ये चीज छूट जाती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत ज्यादा आती है, आपका जो इसकी घसावट है ज्यादा आती है। 5 नंबर पे आता है आपका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन वही चीज है, प्रोटीन से बना है, इलास्टिन कार्टिलेज से बना है। अब बॉडी के अंदर 2 तरीके के प्रोटीन हम लेते हैं, अक्सर जो आजकल लेने लगे हैं वो आ गया कि हम बाहर से कोई प्रोटीन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को सेटल रखने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपने खाना खाया, बॉडी ने उसको पचाया और आपकी बॉडी में प्रोटीन मिला, एक आपने डायरेक्ट बाहर से प्रोटीन ठूस लिया। जब आपने खाना खाया, बॉडी ने उसको तोड़ा, उसके अंदर से फैट निकाला, उसके अंदर से प्रोटीन निकाला, माइक्रो न्यूट्रिशंस निकाले और आपको दिए, लेकिन इसने डायरेक्ट प्रोटीन दे दिया आपको। तो बॉडी को काम करने की जरूरत ही क्या है। आप घर पे बैठे हो, मैंने आपको बोला कि भैया मैं आपको घर पे बैठे बैठे 2 लाख रुपए देता हूं, कुछ नहीं करना, लेटे रहो मंचे पे। उम्र चाहे आपकी हो सकता है कि आप 75 साल जी जाते, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ लेटे रहो और मैं आपको देता हूं सैलरी घर पे बैठे बैठे, उम्मीद है कि 5 से 10 साल बड़ी मुश्किल से काम तमाम हो जाएगा। क्यों? बॉडी मूव नहीं कर रही है। सेम वैसे ही है, अब खाना अच्छा नहीं खाओगे, बॉडी ब्रेक डाउन करेगी नहीं, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैसे इसका बनेगा कुछ। तो ये एक न्यूट्रिशन वैल्यू का है, इसकी कमी की वजह से भी हो जाता है। 6 नंबर पे आपका आता है कोई ऑटो इम्यून डिजीज। अब हमारा खुद का रक्षा तंत्र हमारे ऊपर ही हमला कर दे, यानी कि खुद की आर्मी खुद के देश पे ही हमला करते, इसको दूसरी भाषा में डिप्लोमेट्स असैसिनेशन बोल देते हैं, वैसा ही कुछ असैसिनेशन बॉडी में हो जाता है, जिससे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोल देते हैं। खुद की इम्यूनिटी खुद पे ही अटैक कर देती है। इसकी वजह से अब वेपन भी छीन लेगी, तो सीधी सी बात है कि प्रोटीन भी गया हमारा, इलास्टिन कार्टिलेज भी गया हमारा, इधर हड्डियों से कैल्शियम भी उसने छीन लिया, बचा क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एक कॉज हो जाता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब बात करते हैं इसके बाद, इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा आपका आ जाता है 7वां फैक्टर, मसल वीकनेस। अब ये क्या है, शरीर के अंदर आपके बाहुबल बहुत तेज है, बड़े हट्टे कट्टे। मैं यहां पे एक डोला बना दूं, हाँ ये ठीक रहेगा, ये हाथ बनाना नहीं आ रहा। आप बड़े हट्टे कट्टे हो, पावर है आपके पास, तो आप कुछ भी उठा लोगे, जितना चाहो आप वजन उठा लोगे, लेकिन अगर शरीर में पावर नहीं है तो 10 किलो उठाना भी मुमकिन नहीं है। तो क्या होता है, अगर शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर जान होती है, जो आपका वजन है, अगर आपका 75 किलो भी है, 80 भी है, 100 किलो भी है, मांसपेशियां तकड़ी हैं, वो वजन आपकी मांसपेशियां झेल लेगी। यानी कि आपकी मांसपेशियां वजन झेल लेती हैं लगभग 70 से 80%, और 20 से 30% पड़ता है आपका जॉइंट पे, ठीक है जी। लेकिन जब ये हो जाती है कमजोर, तो ये हो जाता है रिवर्स, यानी कि आपकी मांसपेशियां झेलेंगी 30% और आपका ये जो कार्टिलेज झेल देगा 70%। एक तो है कि कम फोर्स से लग रहा है, एक होता है कि बहुत ज्यादा वजन लग रहा है। अब हम बोलते हैं यहां पे ये फैक्टर आता है ओवरवेट का। जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लोग बोलते हैं कि ओवरवेट वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपके शरीर में जान नहीं होगी तो बट ऑब्वियस बात है आपका वेट आपको बहुत तंग करेगा। लेकिन अगर शरीर में जान है, तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिसके अंदर उनकी जो वजन है वो लगभग 100 110 किलो है, लेकिन घुटने एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ओवरवेट इशू एक फैक्टर है, लेकिन उसका दूसरा फैक्टर ये भी है कि मसल वीकनेस। अगर आपकी मसल वीकनेस होगी तो आपको ओवरवेट तंग करने वाला है, ठीक है जी। ये सारे हो गए फैक्टर जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई
आपका जो वियर एंड टीयर है वो होता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ये कॉमन से है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कौन कौन से कारणों से ये चीजें हमें तंग कर सकती हैं, कौन कौन से कारण हमें ज्यादा तंग करते हैं, कौन कौन से कारण हमें कम तंग करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, इसमें से कुछ आप शायद जानते होंगे, कुछ फैक्टर्स आप अभी तक अनजान होंगे जो मैंने इसके अंदर अभी क्लियर किए हैं। सो ये तो थे हमारे फैक्टर कि भाई क्या क्या फैक्टर इसके अंदर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया इसका ट्रीटमेंट क्या करें। अब मैं इसके अंदर अनबायस्ड चलूंगा, मैं इसके अंदर कोई अपना आपको थोपूंगा नहीं कि आप ये करवाओ या वो करवाओ, ये आप चूज करो कि क्या करना चाहिए। मेडिसिन मेरा विषय नहीं है, मेडिसिन से मेरा कोई इतना इत्तेफाक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ चीजें समझाने की। सबसे पहले बात करते हैं पेन किलर की। डेफिनेट बात है, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे उसका परामर्श लोगे तो वो शायद आप बहुत अच्छा आपको परामर्श देंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब आप कोई भी पेन किलर लेते हो तो ऐसा है भाई साहब, आपका दर्द तो कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ उस पेन किलर के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को तंग भी करते हैं, और वो साइड इफेक्ट आपको लीवर और किडनी बाकी चीजों के अंदर भी हम देखते हैं कि मेडिसिन खाने से उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट बाकी चीजों को भी इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपके घुटने का कुछ कार्टिलेज का सिस्टम है तो प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए अपना पेन किलर जो है वो थोड़ा अवॉइड करिएगा। ऐसा जर्नली मैं बता रहा हूं कि पेन किलर है वो लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा तंग करती है। उसके बाद मतलब इसका कोई स्थायी वो नहीं है कि पेन किलर से कार्टिलेज डैमेज को कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दवाई खाई है, दर्द ठीक हो गया है, लेकिन अब वजन अभी भी ज्यादा है, न्यूट्रिशन अभी भी इसके पास नहीं है, वियर एंड टियर तो अब 20 में हो रहा है। तो ये तो वो बात होगी, बाहर से आपने कवर कर दिया, इसको फ्लेक्स लगा के भी सब अच्छा है, सब चंगा सी, लेकिन पीछे से पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो सेम वैसा ही सिस्टम है, पेन तो ठीक हो गया लेकिन अंदर का जो वियर एंड टियर जो चल रहा है अभी भी, जो जो कारण बताए इन कारणों की वजह से वो अभी भी कंटिन्यू है। नंबर 2 पे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं, टाइप 1 के कोलेजन फाइबर होते हैं, टाइप 2 के कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये आपको कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। नो डाउट दे आर बहुत अच्छे हैं, ये जो इतनी भी मेडिसिन हैं ये अच्छी हैं, बाकी डॉक्टर के परामर्श से लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं पहले बता दूं आपको। ये जो चीज है अभी आपको मैंने क्या बताया, 3 टाइप बताए थे मैंने आपको कार्टिलेज की। अब तीनों में से जो आपका कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, इसके अंदर कोलेजन फाइबर ज्यादा पाया जाता है। मान लीजिए अब आपने कोई मेडिसिन ली, अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इसके अंदर होता है फाइब्रो कार्टिलेज, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ इसी के अंदर होता है, कंधे के अंदर भी है, शोल्डर हिप बोन है जो आपकी, इसके अंदर भी है, आपका घुटने के अंदर भी है, और जॉइंट्स के अंदर भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज खाई और डायरेक्ट जाके उसके ऊपर असर कर गई। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बच्चे के ऊपर फोकस करूंगा, 60 बच्चे बैठे हैं, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कोई ज्यादा एक्वायर कर लेता है। वैसे ही है, हो सकता है कि भैया कंधे की जो कार्टिलेज है वो थोड़ा ज्यादा एक्वायर कर लेंगे, थोड़ा कम करें। तो कहने का मतलब क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा निराश भी हो जाते हैं। मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, बट कई बार असर कम होता है। तो ऐसा है कि बॉडी में जो कार्टिलेज होते हैं वो भाई साहब बहुत हैं, एक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन खाई, जैसे लोग सोचते हैं कि बुखार की खाई सीधी रक्षा तंत्र की हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी ब्रेक डाउन होते हैं, सेम इसके भी ब्रेक डाउन होते हैं। ये इधर उधर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर जाके इसका कहीं नंबर लगता है। तो मेडिसिन ट्रीटमेंट है, बाकी जो अपने जो पर्सनल डॉक्टर हैं, फिजिशियंस हैं, आप उनकी सलाह लें, आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की, कि भाई फिजियोथेरेपी से क्या ये ठीक हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी
नहीं ठीक होता है, पूरी तरीके से नहीं ठीक होता है, घुटने नहीं सेटल हो रहे हैं जी, ये परमानेंट नहीं है, तो मैं अनबायस्ड चलूंगा। मैंने जैसे पहले ही बोला था, भले ही मेरा प्रोफेशन है लेकिन अनबायस्ड चलूंगा। इसमें क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या चीज हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम आपके मसल वीकनेस को ठीक कर सकते हैं। आपकी जो मांसपेशियां कमजोर है इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको स्वेलिंग है हम इसको कम कर सकते हैं, स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। अगर आपको रेंज ऑफ मोशन आपकी कम है, यानी कि जो रेंज है घुटने की वो कम है, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, उसके रेंज को वापस लाने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम है, हम इसको मेंटेन करवा सकते हैं, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको वापस ला सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको वॉकिंग के अंदर कोई दिक्कत होती है, चलने के अंदर कोई दिक्कत होती है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, आपके गेट पैटर्न को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसके सिम्टम्स की बात करते हो घुटने की कसावट के अंदर, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। मसल वीकनेस भी आपको फील होती है, सोजन भी आती है, आपकी रेंज भी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वॉकिंग के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें तो हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से इसका हल निकाला जा सकता है। अब जो नहीं कर सकते वो ये है कि भैया जो इसका इंटरनल कार्टिलेज है इसकी रिपेयर, डेफिनेट बात है, जो चीज अंदर से ठीक होनी है वो बाहर से नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर जो हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेस मेंटेन करते हैं इसकी वजह से इसको थोड़ा राहत मिल जाता है, इसके अंदर हीलिंग है वो थोड़ा अच्छे से होना शुरू हो जाती है, वो अपनी रिपेयरिंग है वो करना शुरू कर देता है। चाहे स्लो रिपेयरिंग होती है, वैसे भी कार्टिलेज की रिपेयरिंग स्लो होती है, लेकिन अब अगर ये बोलो कि भाई कार्टिलेज बिल्कुल पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाएगा, तो ऐसा हम कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेस है, आउटर नहीं। नंबर 2 पे घुटने की शेप बिगड़ गई है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है, दाने दाने से एक्सरे वैक्सरे में जो आते हैं ये ठीक नहीं हो सकते। ठीक है जी, शेप बिगड़ गई है वो ठीक नहीं हो सकती। अगर आपके मान लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरनल कोई अटैक हो जाता है, ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह का, उन केसेस के अंदर आप ये बोलो कि भैया फिजियोथेरेपी से अंदर का भी सिस्टम ठीक कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर एक कांस्टेंट इफेक्ट डालता है जॉइंट के ऊपर। ऐसा नहीं है फिजियोथेरेपी उसमें हल नहीं कर सकती, आपके पेन को कम करेगी, स्टिफनेस को कम करेगी, आपको अच्छा रखेगी, लेकिन साथ में आपको आपकी एक मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू करना पड़ता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, ताकि इंटरनल से जो है वो मेडिसिन वर्क करे, आउटर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आपको डेली लिविंग के अंदर, उसके अंदर आपको फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है। इसके बाद अब जिन लोगों के घुटने जुड़ जाते हैं आपस में काफी ज्यादा, तो ऐसा है सर, इसके अंदर जो स्पेस है हम कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरा घुटना पहले जैसा हो जाए, तो ऐसा है कि ये खराब भी एकदम से नहीं हुआ है, कुछ साल लगे हैं इसको, काफी अरसा लगा है, ठीक होने में भी टाइम लगता है, लेकिन पहले जैसा इसको नॉर्मल करना नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी डाइट की, कि भैया डाइट के अंदर क्या है ऐसा जो हम, अब डाइट के अंदर सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप मान के चलिए कोई फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ नॉन वेज के प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर आपको कोलेजन भी मिलता है और प्लस आपको फाइबर भी मिलता है, ठीक है, प्लस आपको इसके अंदर जो इलास्टिन फाइबर होते हैं, इलास्टिन वो भी मिलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं
जिनको अगर आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि घुटना जुड़ गया तब यूज करो, बल्कि अगर आप अभी से शुरू कर दो, अगर आपका पेन नहीं है या था और अब ठीक हो चुका है, अभी से अगर शुरू कर दो तो शायद आपको काफी अच्छी राहत मिल जाएगी। और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, एक फिजियोथेरेपी का और एक डाइट का, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद के जो दोनों एपिसोड वो इसी के ऊपर है कि डाइट में कौन कौन सी चीजें हमने कैसे वर्क करेंगी, और फिजियोथेरेपी के अंदर कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें वर्क करेंगी। और मेडिसिन मेरा विषय नहीं है तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा ज्यादा, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। अब कुछ सवाल हैं, कुछ लोगों के जनरली मेरे पेशेंट्स के सवाल होते हैं, वैसे ही कुछ सवाल होते हैं कि सर पता कैसे लगे कि ये घुटना घस चुका है। पेन होगा पहली चीज, दूसरा स्टिफनेस होगी, तीसरा आपके घुटने की जो रेंज है वो कम हो जाएगी, घुटना पूरा मुड़ेगा नहीं। चौथे नंबर पे आपको घुटने के अंदर साउंड फील हो सकता है। अब दो तरीके के साउंड होते हैं, क्रेपिटस साउंड बोलते हैं इनको। अगर तो आपको लगता है कि घुटने के अंदर साउंड है प्लस पेन है, वो अलग चीज है। एक सिर्फ साउंड है पेन नहीं है, वो अलग चीज है। अब ये दोनों के अंदर क्या फर्क होता है ये मैं आपको फिर आगे किसी वीडियो के अंदर बता दूंगा कि दोनों क्या चीजें होती है। इसके अंदर एक डिटेल के अंदर हम वीडियो बना लेंगे। 5 नंबर पे आपकी वॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहले आप अच्छे चलते थे, बाद में आपको लोग बोलेंगे सर थोड़ा टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, कमर थोड़ा ज्यादा हिचकोले खा रही है। 6 नंबर पे आपका जो घुटनों का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, घुटने अलग शेप के अंदर आ जाएंगे आपके। 7 नंबर के अंदर आपका जो, जब आप चलते हो इसके अंदर आपका जो टेम्परेचर होता है घुटने का, अगर आप उसको टेम्परेचर इस तरीके से चेक किया जाता है, हम जैसे रखते हैं उल्टा हाथ, आप चेक करोगे तो आपको ये थोड़ा वार्म लगेगा, गर्म लगेगा घुटना। ये थोड़ा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जो इंटरनल डिसऑर्डर होते हैं, प्लस जिनके अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो उनके अंदर ये घुटने वार्म हो जाते हैं। तो आप वहां से भी एक चीज लगा सकते हो कि समथिंग इज रॉन्ग। और इसके अंदर एक और बता दूं कि अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो सर ये सिर्फ घुटनों को इफेक्ट नहीं करेगा, ये बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करेगा। घुटने, कंधे, छोटी उंगलियां, पैरों के जोड़, बाकी शरीर के जोड़, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुटनों को तंग करने वाला है। 8 नंबर पे क्या है, इन सारी चीजों के साथ साथ आपका ये जो बायोमैकेनिक के साथ साथ आपका जो स्ट्रक्चर है आपकी जॉइंट की, वो चेंज हो जाएगी। आपको या तो नॉकनी हो जाएगी या बोलेग। नॉकनी बहुत अनकॉमन है, बोलेग हो जाती है। यूजुअली आप देखते हो जब घुटने घस जाते हैं, बुजुर्गों के अंदर देखते हो घुटने ऐसे खुले हुए हैं, पैर नजदीक है, तो कईयों के तो इतने खुले होते हैं कि पैर नजदीक है, घुटनों के बीच से एक बच्चा आराम से निकल जाए, तो दैट इज अ बोलेग। जॉइंट की जो शेप चेंज होने की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो यूजुअली मेरे से पूछते हैं कि सर क्या जो वीडियोस आप अपलोड करते हो या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं, क्या उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, संभव है या नहीं, कितनी हद तक संभव है। अगर तो आप जिम जाते हो, अगर आपका अर्थराइटिस ये हो चुका है, घुटने घस चुके हैं, तो वियर एंड टीयर के चांसेस ज्यादा हैं। तो पहले मैं ये बोलूंगा कि आप इसको पहले करेक्ट करवाओ, चाहे आप डॉक्टर के पास जाके, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर, चाहे आप अपनी डाइट से ही जाए, कैसे भी इसको पहले ठीक करो। क्योंकि ये ठीक नहीं है और आप ऊपर से उसको रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, मजाक थोड़ी है। घुटना है, एक ना एक दिन तो तंग करेगा आपको। तो बेटर टू बी है कि पहले उसको ठीक करो, हम बाद में आप स्ट्रेंथनिंग करो, वो बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 के अंदर कि भाई जो YouTube पर वीडियोस पड़ी होती हैं एक्सरसाइजेस की, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ अनबायसली, अगर मेरी भी वीडियो है तो सर दैट इज नॉट योर कंप्लीट ट्रीटमेंट, वो एक जर्नलाइज ट्रीटमेंट है। चप्पल है, 7 नंबर की है, ठीक है, 7 नंबर की, 7 नंबर वाले को आते हैं, आपका पंजाब ज्यादा चौड़ा है, अब 7 नंबर भी आपको फिट नहीं बैठ रही है, 8 नंबर खुली है, कैसे करोगे। तो बेटर टू बी है कि आप अपना पर्सनलाइज लो, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट इज डिफरेंट।
जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो वो डिफरेंट होता है। तो वो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो जर्नल पेन के लिए, अवेयरनेस के लिए होती हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। लेकिन 100% सिर्फ उसी के ऊपर रिलाय रहना, ये मुझे थोड़ा कई बार लगता है। हाँ, जिसके पास कोई चारा नहीं है, नजदीक में कोई नहीं मिलता उनको अपने लेवल का, तो बेटर टू बी कि आप उनको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, मेरी भी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही क्लियरली बता दूं ये चीजें। सो ये था हमारा घुटने का प्रॉपर कि कैसे घसावट होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि घुटने के अंदर कैसे कैसे कार्टिलेज आपका डैमेज होता है। सो वीडियो काफी लंबी होगी, मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हो। इससे पहले मैंने सीरीज के अंदर अब 17-18 एपिसोड्स दिए हैं, सिर्फ घुटनों के ऊपर ही हैं। इसके अलावा नेक के वो बाकी सीरीज अलग हैं। घुटनों के ऊपर 17-18 एपिसोड्स में दे चुका हूँ। इसके अंदर 2 एपिसोड नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक के ऊपर हम देंगे। ठीक है जी। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हो सकता है उनको भी थोड़ा सा समझ में आए कि घुटने का जो कसावट है क्यों होती है, कैसे वो इसको टाइमली मेंटेन कर सकते हैं, टाइमली इसको सेटल कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।